नमस्कार मित्रों, अभ्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। मिशन सीटेट जनवरी 2024 के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं हिंदी पेडागोजी की वीडियो नंबर 1, जिसमें है टॉप 30 एमसीक्यू। और चूंकि आपको पता है 50% पेडागोजी आती है सब्जेक्ट्स में, तो हिंदी में अगर आप बेहतरीन मार्क्स लाना चाहते हैं, लगभग 100% मार्क लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ऑप्शंस हैं: ए जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, बी जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं, सी जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, डी ऑप्शन है जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते ही हमें ये चीज़ देख लेनी है कि स्टेटमेंट जो दिया गया है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब इसमें देखिए कहीं पे नहीं शब्द का प्रयोग नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और हमें इसका आंसर पॉजिटिव ढूंढना है। पहला बोल रहा है जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, तो ये तो नहीं। दूसरा होता है जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं, यानी पहले से ही आंसर दिए होते हैं, वो नहीं। जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, लास्ट ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं, जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। तो सबसे सही आंसर जो है वो है, देखो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चों बाल केंद्रित हमारी शिक्षा है कि जो भी बच्चों के लिए बेहतर होगा वो हम उस पर टिक करना है हमें। तो बच्चों की कल्पना इमेजिनेशन को बढ़ाए, जो सृजनशीलता क्रिएटिविटी को जो चीज़ बढ़ाए, वही आकलन सबसे बेहतर माना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये जो बड़े क्वेश्चन हैं इनसे बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व होते हैं। बस इनको एक बार सही से पढ़ना है, कीवर्ड्स को पकड़ लेना है। इस क्वेश्चन का कहना है कि एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौना भी बेचा करता था। एक पाठ का ये अंश पढ़ने के दौरान, अब यहाँ पे आपके लिए भरना है कौन सा आंसर सही हुआ, के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसके विशिष्ट संदर्भ में? नंबर 1 दिया अनुतान, दूसरा है लिखने, तीसरा है उच्चारण, चौथा है अवबोध। देखिए यहाँ पे अनुतान का मतलब होता है इंटोनेशन, यानी उतार और चढ़ाव, यानी आप किस लय और ताल के साथ उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो जब इसको पढ़ा, जब आप भी इसको पढ़ेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि कहाँ पे इसको पॉज देना है, कहाँ पे ऊपर जाना है, कहाँ नीचे जाना है। तो कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौना भी बेचा करता था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? अनुतान। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अनुतान, इंटोनेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? कहीं भी नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बात किसकी की गई है? सृजनात्मक अभिव्यक्ति की, इतनी सी समझ जाओ। और किस लेवल की बात की गई? अपर प्राइमरी की। ये कीवर्ड पकड़ ली। अब आंसर पढ़ लेते हैं। पहला बोल रहा है लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित है। बी ऑप्शन बोल रहा है घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। सी बोल रहा है खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। और डी बोल रहा है खान पान में बदलाव के कौन से फ़ायदे हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी बात ये होती है, साइकोलॉजी या जो भी सीडीपी या पेडागोजी के जो भी प्रश्न होते हैं उनमें हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है। प्रैक्टिकल कैसे? जैसे इसका ऑप्शन नंबर आप बी देखोगे, घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। यानी हम क्लासरूम को कैसे बाहर की दुनिया से जोड़ के रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इसका आंसर नंबर बी ठीक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। भाषा का परिवेश, भाषा की प्रकृति, भाषा की जटिलता, भाषा का सौंदर्य। अब देखो दो चीज़ें हैं, एक होता है भाषा सीखना, एक होता है भाषा का अर्जन करना। देखो भाषा अर्जित होती है हमारे लिए नेचुरली, जो हमारे परिवार से, हमारे परिवेश से रिलेटेड होती है। ठीक है। और भाषा सीखने का मतलब है आप इसको, जैसे आप हिंदी आपको आती है, आप एक परिवेश में हैं जहाँ हिंदी भाषी पर, अब आपको कोई लैंग्वेज लर्न करनी है तो वो क्या करेंगे, उसके लिए आप क्लासेस ले सकते हैं। यानी जो औपचारिक रूप से, जो भी कार्य औपचारिक रूप से सीखने का जो कार्य है भाषा सीखने का, वो औपचारिक होता है। और भाषा अर्जन क्या होता है? वो अनौपचारिक भी हो सकता है, कभी भी आप सीखते रहते हैं, घर में, बाहर, कहीं भी। तो कहने का मतलब है इन दोनों में विशेष डिफरेंस क्या है? तो विशेष डिफरेंस है भाषा के परिवेश से।
यानी यहाँ जो परिवेश है वो आपका स्थानीय परिवेश कह सकते हैं, आपके आसपास का परिवेश कह सकते हैं, और जो भाषा सीखने का जो परिवेश है वो स्कूल हो सकता है, क्लासेस हो सकती हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं। ये इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा, इसका प्रमुख कारण है। क्वेश्चन को इस तरह पढ़ें कि एक बार में पढ़ने में समझ में आ जाए, चाहे उसको धीरे पढ़ें। ऐसे बार बार पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर ए है बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन, बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना, बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना। ऑप्शन डी है बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना। देखिए, अब इसमें आप कंफ्यूज थोड़ा सा कहीं हो सकते हैं, तो यहाँ हो सकते हैं कि बच्चों के बोध स्तर का क्या हम आकलन कर रहे हैं, तो नहीं, यहाँ पे आकलन वाला कार्य नहीं है। हम क्योंकि कविता खोज कर सुनाने की बात कर रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे जो है समान भाव को अर्थ समझें, कि समान भाव का अर्थ कैसे समझेंगे, जब उसी तरह की दूसरी कविता पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए इसका 5वें का आंसर नंबर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 को बच्चे का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। किसको मानती है? व्यवसाय को, भाषा को, अस्मिता को, व्यक्तित्व को। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है, उसमें इम्पोर्टेंस दी गई है, वो है लैंग्वेज यानी भाषा, क्योंकि ये हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है, संप्रेषण करते हैं इससे, इसीलिए। प्रश्न नंबर 7 है भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है, नियमबद्ध है, तार्किक है, सरल है, जटिल है। तो सही आंसर इसका है 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, नियमबद्ध। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है मौन पठन, दूसरा है संवाद अदायगी, तीसरा है उच्चारणगत शुद्धता, चौथा है नाटक के शास्त्रीय तत्व। तो जब भी नाटक और एकांकी होते हैं उसमें पात्र होते हैं, तो उन पात्रों के जो डायलॉग्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसने किस तरह बोला है, किसने गुस्से में बोला है, किसने कैसे बोला, तो उन डायलॉग को आप कैसे बोल पाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा 8 का आंसर नंबर हो जाएगा वी, संवाद अदायगी। और वैसे भी आप जानते हो, आप नाटक वगैरह देखते हो तो वो सारे वेस्ट होते हैं डायलॉग डिलीवरी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौउद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। यानी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक बनाना है, उद्देश्यपूर्ण बनाना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या है? नंबर 1 ऑप्शन है कहानी कविता की पंक्तियाँ देखकर लिखना, बी है टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, सी है कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, डी है पाठ्य पुस्तक के अभ्यास। इसका सही आंसर है कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। हमेशा याद रखिए जो प्रिंट रिच मटेरियल है, जो भी क्लासेस में है, वो उस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है आजकल, जिससे कि बच्चा उसके माध्यम से क्लासरूम के अंदर ही ज़्यादातर सीख जाए ज़्यादातर चीज़ें। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न, यानी इस तरह का ये प्रश्न दिया गया है, किस या मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से एक प्रोजेक्ट टाइप का दे दिया है। तो ये प्रश्न क्या डिपेंड करता है, मतलब इस पर क्या डिपेंड करता है? तो बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, बच्चों के लिए बहुत जटिल है। तो इसका सही आंसर है 10 का सी, जो कि हमने थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किया था कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बाहर की दुनिया को कक्षा से कैसे जोड़ा जाए, बच्चों तक कैसे उस नॉलेज को पहुंचाया जाए। प्रश्न नंबर 11 व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। ए, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हों, उन्हें मुहावरे याद हों, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। देखिए भाषा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है, आपको ऑप्शन जो चुनना है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक ही बता रहा हूँ, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, अवसर अधिक से अधिक बच्चे को देना है भाषा बोलने के लिए
यानी अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए जितना ज़्यादा आप अवसर दोगे बच्चे को, उसकी भाषा जो है उतनी ही समृद्ध होगी, अच्छी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए है, उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो। ऑप्शन नंबर बी है, उसके विचारों लिखने की गति में सामंजस्य ना हो। नंबर सी है, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, उससे मात्राओं का ज्ञान ना हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसके विचारों लिखने की गति में सामंजस्य ना हो। अक्सर जो ऑप्शंस थोड़े बड़े होते हैं वो भी सही होते हैं, कई जगह पे इस तरह से भी लोग ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझना है फिर आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? समावेशी माहौल यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, जिसमें सभी तरह के छात्रों को साथ रखा जाता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य उपयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। देखिए सीधी सी बात है, हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं, लेकिन सबका उपयोग अनिवार्यता किया जाए ये भी आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी आपका प्रकरण है उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके पास TLM है, दृश्य श्रव्य संसाधन है, तो उसको आवश्यकता के अनुसार और उचित रूप से प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन हो गया डी, 14 का डी आंसर ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है, व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान होना। तो सीधी सी बात है, देखो भाषा शिक्षण से क्या क्या चीज़ रिलेटेड है, व्याकरण तो है ही, सुंदर लेख है ये भी इफेक्टिव है, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान भी जरूरी, रसायनों का ज्ञान होना, ये तो नॉर्मल सी बात है। 15 का डी नहीं है, आपने पहले ही देख लेना है फिर आंसर लगाना है। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। देखो नहीं फिर आ गया, नहीं वर्ड को यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए। कविता शिक्षण में उपयोगी क्या नहीं होगा, जिसे छात्र सरलता से समझ सकें। ऑप्शन बी है, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्त जैसी भावनाएं निहित हों। देखो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे पॉजिटिव हैं, लेकिन जो बच्चे से हमारे रिलेटेड है वो क्या है, सरलता भी होनी चाहिए, सृजनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति, ये सारे गुण जरूरी हैं। लेकिन हाँ, ये प्रारंभिक स्तर पे ये जरूरी नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीय वादों से रिलेटेड हो, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 16 का सी सही है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। अगला ऑप्शन है, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। देखो हमेशा याद रखिए, एक तो बार बार यही बात समझाना कि बड़े समूह किस तरह बोला जाता है, ये मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं है। बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करना भी सॉल्यूशन नहीं है, हमेशा बड़े स्तर पे बोलने के लिए का ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर है 17 का ए, प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। मैंने पहले ही बताया था, जहाँ पे अवसर शब्द आए समझ लीजिए, क्लिक कर लीजिए कि कहीं ना कहीं आंसर इसी में छुपा हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, उपयुक्त सभी। यानी सीधी सी बात है, कोई भी कठिन चीज़ है उसको सरल करना है तो उसको क्या तरीका है, आप उसको चित्र दिखा सकते हैं उससे रिलेटेड, या उसी वस्तु को सामने दिखा दें हम और अच्छी बात है, या फिर उसका कोई मॉडल दिखा दें। ये यानी इसके ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों बातें ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो गया, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 है, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ के माध्यम से विकसित होती है। ब्लैंक है यहाँ पे, तो आपको बताना है किसके माध्यम से। ऑप्शन ए है अंतःक्रिया, ऑप्शन बी है सामंजस्य, ऑप्शन सी है अलगाव, ऑप्शन डी है टकराव।
तो इसका सही आंसर है अंतःक्रिया। पियाजे हमेशा इंटरेक्शन पे बल देते हैं, अंतःक्रिया पे बल देते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए, यानी जो भी स्पेलिंग मिस्टेक या एरर हो जाती है उसको कैसे हम करेंगे उसके बारे में इन्होंने पूछा है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला बोल रहे हैं वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनवाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों की उपेक्षा। देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा से देखो त्रुटियों की उपेक्षा, ये तो सीधे सीधे क्लियर है, ये तो ख़त्म ही हो गया यहीं पे। वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर काम चल रहा नहीं है, ये भी ठीक है। त्रुटियों का प्रकार गिनवाकर और वर्तनी का, इन दोनों में है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन नंबर ए इसलिए ठीक लग रहा है कि हमें उनका शुद्ध उच्चारण करेंगे। जब आप सही बोलेंगे, और हिंदी भाषा में वैसे भी या कोई भी लैंग्वेज हो उसका जो है उच्चारण अगर आपका ठीक है तो आप सही भी लिख सकते हैं, इसीलिए दोनों चीज़ों का आप अभ्यास कराएंगे। तो पहला ऑप्शन ठीक हो गया, 20 का ए। प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार लिखने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। देखिए इसमें मेन चीज़ है, आप जो भी टूल यूज कर रहे हैं, क्रिएटिविटी का जो भी आप यूज कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा उस चीज़ के लिए करे, यानी ज़रूरी नहीं है वो निबंध लिखने में इतना अभी अच्छे से उस लेवल पर पहुंचा हो, तो उसके लिए और क्रिएटिव चीज़ें आप करा सकते हैं। इसीलिए इसका जो आंसर होगा 21 का सी, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 22। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक, औपचारिक, प्रासंगिक कथन, तर्कसंगत। सीधी सी बात हो गई, ये हो गए कैसे, अनौपचारिक, जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से हैं, जिसमें कोई भी मतलब नॉर्मल है। 23। शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को मदद करने की ज़रूरत है। कैसी मदद की ज़रूरत है ये पूछ रहे हैं। नंबर 1 है वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ, कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से, वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए, पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। देखिए सारे ऑप्शन लगभग थोड़े से मिलते जुलते लग रहे हैं, और लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको पॉजिटिव चुनना है, तो सबसे पॉजिटिव होगा सी, कि अलग अलग तरह की तकनीकी का आपको प्रयोग करना है, टेक्निक्स लगानी है कि बच्चों की कैसे बुनियादी पठन कुशलताएं हों। क्वेश्चन नंबर 24। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति कहलाती है। संरचनात्मक उपागम, स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति, श्रव्य भाषिक पद्धति, द्विभाषिक पद्धति। तो इसका सही आंसर है 24 का है स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति, क्योंकि यहाँ पे स्थिति वर्ड ऐसे भी आप समझ सकते हैं, वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग। तो सीधी सी बात है, स्थिति से रिलेटेड यही हो गया, स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। एक से अधिक भाषा का ज्ञान भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। नवीन कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समनुरूप करता है, नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है। वो अपनी भाषा में एक्सप्रेस करेगा तभी तो वो, उसके अंदर एक एक्सप्रेस करने का तो गुण है ही है। वो अभी अपनी मदर टंग में कर रहा है, आप उसको नई लैंग्वेज में बताएंगे तो वो हो सकता है उन चीज़ों को कोरिलेट करके और जल्दी सीख जाएगा। प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। अर्थ क्रियात्मकता प्रैग्मेटिक्स की ओर संकेत करता है, किसकी ओर, भाषा के सामाजिक नियम, विद्यालयी भाषा की नीति, विद्यालय के अनुदेशन की भाषा, शैक्षणिक भाषा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा के सामाजिक नियम। प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं पाता है। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं।
ऑप्शन 1 है उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए, बच्चे के माता पिता को स्पष्ट करते हुए लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है, माता पिता से ये अनुरोध करते हुए कि वे उसकी पढ़ाई में मदद करें, उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। देखो, पहला बोल रहा है उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करनी है, ठीक है, वो तो ठीक है क्योंकि वो कर रहा है उसके लिए। और दूसरा है बच्चे के, ये रुचि वाला तो यहीं गलत हो गया कि लेखन में रुचि नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान तो देना ही है फिर भी। इसके अलावा क्या है, माता पिता से अनुरोध करते हुए उसकी पढ़ाई में मदद करें, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसको ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब आप फंसे हुए कहा ए और डी पे, सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा या उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। तो हमारा सही आंसर होगा, हमारा जो काम है वो है डी, इससे काम चलेगा, ना कि सिर्फ प्रशंसा से काम नहीं चलेगा। उसको नियमित परीक्षण देंगे जिससे कि वह सुधार कर सके। क्वेश्चन नंबर 28 है पठन पूर्व कार्य डैश डैश होते हैं। शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए, शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए, पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए। देखो, पठन पूर्व कार्य का मतलब होता है जो भी बच्चा पढ़ रहा है उससे पहले कई जो कहता है प्री नॉलेज क्या है उसके लिए, यानी उसको कुछ एक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा जाए। यानी सीधी सी बात है, शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। 28 का आंसर है सी। जैसे हम लोग जो भी लेसन प्लानिंग करते हैं उसमें प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से। 29 है इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। ऑप्शन 1 है शीर्षपाद उपागम, ऊर्ध्वगामी उपागम, एकीकृत उपागम, निगमात्मक उपागम। तो इसका सही आंसर है ए, शीर्षपाद उपागम। ठीक है, टॉप टू बॉटम, इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है। नंबर 1 है व्याकरण, नंबर 2 है शब्द भंडार, नंबर 3 है काव्यात्मक उपकरण, नंबर 4 ऑप्शन जो डी का ऑप्शन है वो है कविता की अंतर वस्तु। तो इसका सही आंसर है आपका व्याकरण। बाकी तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जो व्याकरण है उसकी इतना समर्थन नहीं किया जाता कविता में। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना जो भी आपने 30 क्वेश्चंस में से अपने हिसाब से जो स्कोर किया हो उसको आप कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।